साथियों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के आज के इस कार्यक्रम में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे विषय पर हमारे मेहमान वक्ता हैं श्री सुधींद्र मोहन शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप एक प्रसिद्ध सफल भूविज्ञानी हैं। आपकी उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है जिसमें आपने जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी में डबल एमएससी किया है। आप इंदौर यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान अध्ययन बोर्ड के सदस्य रहे हैं तथा होलकर साइंस कॉलेज इंदौर के भूवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपकी भूजल, जल संसाधन, खनिज अन्वेषण में विशेषज्ञता है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की सेवा की है जिसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा परियोजनाओं में राष्ट्रीय नोडल अधिकारी रहे हैं। सुधींद्र जी एक समर्पित रोटेरियन हैं और उन्हें रोटरी क्लब द्वारा रोटरी रत्न, जल संरक्षण, सामुदायिक सेवा के सेवाओं क्षेत्र में सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रोटेरियन के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्होंने अब तक 150 से अधिक रोटरी क्लबों और अन्य कई संगठनों को संबोधित किया है तथा वे वर्तमान में रोटरी लीडरशिप इंस्टीट्यूट दक्षिण एशिया के जोन 4 के सचिव हैं, जिसमें उत्तर और पश्चिमी भारत के 13 रोटरी जिले शामिल हैं। उन्होंने इस संबंध में व्यापक रूप से यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों का दौरा किया है। उन्होंने 270 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों, IIM को संबोधित किया है और दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, भोपाल, उदयपुर, ग्वालियर, पुणे, फिरोजपुर, अलवर इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, NIH रुड़की और कई सरकार की प्रशासनिक अकादमियों आदि में कुल मिलाकर 27,000 से अधिक छात्रों का मार्गदर्शन किया है। आपने व्यावसायिक रूप से 400 से अधिक मेगा वर्षा जल संचयन परियोजनाओं को डिजाइन किया है तथा भारत भर में अरुणाचल से गुजरात तक और पंजाब से तमिलनाडु तक 4500 एकड़ से 400 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, झीलों के विकास एवं जल प्रबंधन का काम कर रहे हैं। वे विभिन्न टीवी चैनलों एवं रेडियो जिनमें दूरदर्शन, स्टार समाचार, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन, CNBC, स्वराज एक्सप्रेस आदि और रेडियो आकाशवाणी, बिग FM, विविध भारती, ज्ञानवापी, इग्नू और रेडियो फिलीपींस के स्टेशनों के साक्षात्कारों में पानी पर टॉक शो में पैनलिस्ट रहे हैं। वह एक शौकीन फोटोग्राफर हैं और लेखक हैं। वह मुख्य रूप से पानी के मुद्दों और प्रकृति पर लिखते हैं और उनके लेख नियमित रूप से राष्ट्रीय पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। आपकी कई पुस्तिकाएं, शोध पत्र और तकनीकी लेख प्रकाशित हुए हैं। सुधींद्र जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा अपने बारे में ये सब सुनकर। बहुत अच्छा परिचय आपने दिया। और देखिए, परिचय तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है कि हमने क्या किया, हमने कैसे पढ़ाई की, लेकिन उसके साथ जो विशेषणों का उपयोग और उपयुक्त शब्दों का चयन है वो आपका वाकई प्रशंसनीय है धर्मेंद्र जी। और आपकी हिंदी पर जो पकड़ है वो वाकई प्रशंसनीय है। बहुत अच्छी हिंदी आप बोलते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी हम बात करना चाहते हैं पर्यावरण दिवस पे और पानी को मिला के, दोनों को मिला के। पर्यावरण और पानी को अलग करके तो वैसे भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन कई बार होता है कि हम पर्यावरण के जो विभिन्न मायने हैं, विभिन्न आयाम हैं, उनमें पानी को नजरअंदाज कर देते हैं या पानी का उतना महत्व नहीं समझ पाते हैं जितना होना चाहिए। पर्यावरण का मतलब सिर्फ अपने आसपास की हवा और पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें हमको पानी बचाना या पानी को ठीक से प्रबंधन करना, पानी का ठीक से प्रबंधन करना, उचित प्रबंधन करना, ये बहुत जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है उसी पे हम बात करना आज चाहेंगे। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को है और उसी में जो थीम है इस बार की सन 2022 की, वो इस फ्रेज में ये जो इसका जो वाक्यांश है, ये जो इसको फ्रेज कहेंगे अंग्रेजी में, इन द यूनिवर्स हैव बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, इन आवर गैलेक्सी हैव बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स,
बट देयर इज ओनली वन अर्थ। हमारे पास बिलियंस, करोड़ों अरबों तारे गैलेक्सियां हैं, और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और अरबों ग्रह हैं। तो अरब इंटू अरब काफी बड़ी संख्या है, अनगिनत हमारे ग्रह हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी है, और जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, और इसीलिए इस पृथ्वी को हमको सस्टेनेबल लिविंग के साथ में इस पृथ्वी पर रहना है। सस्टेनेबल लिविंग बड़ी फैशनेबल स्टेटमेंट है। सस्टेनेबल का अर्थ होता है निरंतरता, जो निरंतर हमारे लिए बनी रहे। इसमें भी मुझे कभी कभी लगता है सस्टेनेबल जब हम कहते हैं कि, तो हमको लगता है कि हम इसमें स्वार्थी होने की हद तक अपना संसाधनों का प्रबंध करना चाहते हैं कि वो सस्टेनेबल किसके लिए रहे, वो निरंतर किसके लिए रहे। वो निरंतरता हम सिर्फ अपने लिए चाहते हैं शायद, कि वो निरंतरता मानव जाति के लिए बनी रहे, वो निरंतरता हमें हमारी प्यास बुझाती रहे, वो निरंतरता हमें संसाधन उपलब्ध कराती रहे, वो निरंतरता हमें लोहा, तांबा, पेट्रोलियम सब उपलब्ध कराती रहे, ताकि हम आराम से रह सकें। लेकिन वो सस्टेनेबल शायद नहीं होगा, क्योंकि जो इकोलॉजी है उसका ताना बाना बहुत ही विस्तृत है, और उसी के साथ बहुत डेलिकेट है। तो जब बहुत डेलिकेट इकोलॉजी में हम रह रहे हैं, तो हम सिर्फ अपने बारे में चिंता नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने लिए सोचें कि हम सस्टेनेबल बनने के लिए हम सब कुछ करने लगे और हम सस्टेनेबल बने रहें, वो संभव नहीं है जब तक कि हम पूरे अर्थ के सिस्टम को सस्टेनेबल ना बना लें। और बना लें मतलब हम उसमें रच बस जाएं और हम उसके साथ रहने की कोशिश करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस ओनली वन अर्थ को जब हम एक्सप्लेन करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, तो उसका मतलब ये निकाला जाता है कि लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विथ नेचर। सस्टेनेबल रहना बट नेचर के साथ हार्मोनी में रहना, मतलब प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके रहना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रहना, प्रकृति के अनुकूल बन जाना, न कि प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करना। ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वातानुकूलन हम करते हैं, जो वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी बजाय यदि हम खुद वातावरण के अनुकूल बन जाए तो वो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जो फ्यूचर स्टडीज हैं अर्थ की, वो बताती हैं कि अगले 1000 साल में, और 1000 साल कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, ये देखते हुए कि जो पृथ्वी की आयु है वो करीब करीब 450 करोड़ साल है। तो 1000 साल में, अगले 1000 साल में धरती का तापमान 51 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने वाला है। 1000 साल के बाद में धरती की 99% जनता, बल्कि 100% जनसंख्या पृथ्वी के नीचे निवास करने वाली है, टनल्स, क्योंकि सतह पे इतना ज्यादा तापमान हो जाएगा। अभी हम गर्मी की बात कर रहे थे। तो जब हम उस वातावरण को अपने अनुकूल ना बना पाएंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम सरवाइव कर पाए, हम जिंदा रह पाए। सस्टेनेबल तो बहुत छोटी बात है, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे शायद। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमको वातावरण के अनुकूल अपने आप को बनाना पड़ेगा, वातावरण को अपने अनुकूल नहीं बनाना। और उसी में जो हमारे जल स्रोत हैं वो भी आते हैं कि हमारे पास कितना जल है, उसमें हम कितना अपने आप को काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, वो हमको सीखना होगा। और जल चूंकि डायनेमिक है, डायनेमिक यानी वो बहुत तेजी से गतिमान है, न केवल भौतिक रूप से बल्कि यूं भी गतिमान है कि उसकी उपलब्धता, जल की उपलब्धता कम ज्यादा होती रहेगी आगे आने वाले सालों में। कहीं पर बहुत ज्यादा पानी होगा जो बाढ़ के रूप में हमें दिखेगा, और कहीं पर बहुत कम पानी होगा जो कि सूखे को चिन्हित करेगा, जैसा कि भारत में होने वाला है। तो हमको उस डायनेमिक वाटर रिसोर्स के साथ में रहना सीखना होगा, और न कि हम अपने जो पारंपरिक तरीके हैं, पारंपरिक भी नहीं बोलेंगे उसको हम, जो हमारे सीखे हुए तरीके हैं उसके साथ में अगर हम चलते रहे, तो फिर हम जल का समुचित उपयोग शायद न कर पाए। इसीलिए हमको जल प्रबंधन पे बहुत ज्यादा जोर देना है, और जल के जो विभिन्न आयाम हैं उन पे हमको बातचीत करते रहना चाहिए। जल के विभिन्न आयामों को हमको डिस्कस करते रहना चाहिए, उनके बारे में सीखते रहना चाहिए। देखिए, हम सब चिंतित हैं, ये इस स्लाइड का टाइटल ही ये है कि हम सब चिंतित हैं। जल संरक्षण के लिए पंचायतों को जोड़ दिया गया, विश्व शांति और जल का संबंध क्या है उस पर बातचीत हो रही है। जल संरक्षण जरूरत भी है, कर्तव्य भी है, कहीं आंखों में न रह जाए पानी, जैसे फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स भी हैं। हम सब चिंतित हैं, और ये चिंता में देख रहा हूँ। मैंने जब भूविज्ञान में स्नातकोत्तर किया और भूविज्ञान पढ़ने के बाद भूजल विज्ञान में अपना काम शुरू किया, तो मुझे ये चिंता होती है, बल्कि आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है कि मैंने ये देखना शुरू किया करीब करीब 1985 से
उसके बाद 37 साल हो गए हैं, 37 साल से हम देख रहे हैं कि हम पानी के लिए चिंतित हैं। क्या हम क्यों नहीं हम एक उपाय खोज पा रहे हैं, क्यों हम सस्टेनेबल नहीं हो पा रहे हैं? लंबे समय से जल संरक्षण पे बात कर रहे हैं, उपाय खोज रहे हैं, आम जन, किसान, व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग सब कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि उसका एक दूरगामी उपाय क्या है। 15 जून 2018 को, यानी आज से लगभग 3 साल पहले, भारत के नीति आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया था कि इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से हमारा देश जूझ रहा है। और जब नीति आयोग कुछ कहता है तो वो तथ्यों पर आधारित होकर कहता है, वो कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं होता है। नीति आयोग ने कहा तो इसका मतलब यह है कि उसका बहुत महत्व है और ये इतिहास का सबसे बड़ा जल संकट है वाकई में। पर क्यों क्यों ये जल संकट हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, इस पे हमको बहुत बहुत शिद्दत से और बहुत गंभीरता से हमको इस पे बात करनी होगी, चर्चा करनी होगी। फैक्ट्स जब बातचीत होती है पानी के ऊपर, तो आप देख रहे हैं ऊपर एक फोटो है जिसमें एक नेताजी शायद पंचायत को या शहर के किसी हिस्से को या पंचायत के लोगों को भाषण दे रहे हैं पानी के ऊपर। पानी के ऊपर भाषण देना एक फैशन है, पानी के ऊपर भाषण देना चाहिए, पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिन पानी सब सून और ये सब। 73% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ये हमारे भाषण की शुरुआत होती है। ह्यूमन बॉडी इज 73% वाटर, ये हमारे एक संयोग हम बताते हैं जिससे जनता रोमांचित हो जाए। 73% का संयोग आ जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर वुड बी फॉर वाटर, संयोग के साथ एक सनसनी डेवलप हो जाती है, सनसनी आ जाती है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम 20 साल से कहते आ रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर वुड बी फॉर वाटर। एक अच्छा सनसनी खेज मैसेज है जिससे कि जनता का आकर्षण बन जाता है और लोग हमको ध्यान से सुनने लगते हैं कि भाई विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि एक्चुअली वास्तव में रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण करने के बाद सबसे पहला बड़ा काम क्या किया था? सबसे पहला बड़ा काम जो रूस ने किया था, क्रीमिया के लिए, एक क्रीमिया के क्षेत्र के लिए एक नहर जाती थी, उस नहर को यूक्रेन ने, और बहुत बड़ी नहर थी वो, बाकायदा कंक्रीट की एक बड़ी वॉल बना के रोक दिया। क्रीमिया के क्षेत्र जो है वो यूक्रेन के जो शासक थे उनके समर्थन में नहीं थे, तो क्रीमिया के लोगों का पानी यूक्रेन के शासकों ने बंद कर दिया। अब वर्ल्ड वॉर शुरू होगी कि नहीं होगी? इसी तरह से शुरू होती है और इसी तरह से संसाधनों पे हम बात करते हैं। रूस ने अंदर आने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उस दीवार को उड़ा दिया और क्रीमिया तक वो कैनाल का पानी पहुंचा। तो ये पानी को लेके युद्ध बिल्कुल बड़ी चीज है और होने वाले हैं, और आगे हम और बात करेंगे उस पर। तो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर वुड बी फॉर वाटर। देन थोड़ा हम फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, बिन पानी सब सून और ये सब फिलॉसफी की हम बातें करने लगते हैं। तो इससे इससे हमको एक हमारा ऑरा बनाने में मदद मिलती है, हम पानी पे भाषण देने में कुशल सिद्ध हो जाते हैं कि हमको पानी के बारे में बहुत कुछ आता है और हम लोगों को बात कर सकते हैं पानी के बारे में। लेकिन होता ये है कि ये एक्चुअल फोटोग्राफ है जब मैं भारत सरकार में था और राजस्थान में किसी प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने गया था, तो वहां पर मैं भाषण देने के लिए इंतजार कर रहा था और उसके पहले मेरे पहले कम से कम 4-5-6 वक्ता थे जो बिन पानी सब सून वाली बातें कर रहे थे, और उनको सबको ये लग रहा था कि इनके भाषण कब खत्म हो तो हमारा उद्घाटन कार्यक्रम हो और हम घर जाए। ये महिलाएं बहुत बुरी तरह थक गई थी और बोर हो रही थी, मैंने उनका फोटो खींच लिया। तो ये सुन के हमारे इंदौर में कहते हैं पक गए मतलब बोर हो गए ये सब सुन के। तो हम भी ये सब सुन के बोर हो जाते हैं। 73% बिन पानी सब सून, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 73% ह्यूमन बॉडी एंड ऑल दैट, तो वो सब सुन के हम बोर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि धर्मेंद्र जी से परमिशन लेके हमारा टॉपिक चेंज कर लेते हैं, हमारा टॉपिक बदल देते हैं। तो मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र जी ने परमिशन दे दी है, तो हम टॉपिक पे ले आते हैं ये। अब चूंकि इंटरेक्टिव सेशन होना यहाँ पे संभव शायद नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि 18 लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर मेरे को मिला के, तो 18 लोग अगर उत्तर देने लगेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जूम पे सभी लोग मुझे दिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो मैं इस क्विज का, ये क्विज है एक्चुअली, और इसमें आपको पहचानना था कि ये कौन है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी जनरेशन के हैं तो वो निश्चित रूप से पहचान जाएंगे कि ये सचिन है, सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन जो फिल्म अभिनेता है। और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ये किस फिल्म का चित्र है।
तो ज्यादातर लोग इसको बताते हैं नदिया के पार, क्योंकि मैं पानी के ऊपर बात कर रहा हूँ और नदिया पानी को सिंबलाइज करती है। तो निश्चित रूप से नदिया के पार का चित्र बताएंगे सुधींद्र शर्मा जी, अगर बता रहे हैं तो, और क्विज भी उसी पे होगी। तो नदिया के पार का नहीं है, ये गीत गाता चल एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई थी उसका चित्र है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैंने गीत गाता चल पिक्चर तब देखी थी जब हमारे घर में फिल्म देखना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन हमारे पिताजी माताजी इसको लेके गए कि बहुत सुंदर फिल्म है, उसको जरूर देखो। और तब इस फिल्म में मैंने एक गाना सुना, वो गाने की ऑडियो क्लिप मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये बॉलीवुड है 1975, 1975, जस्ट इमेजिन 47 ईयर्स अगो, 47 साल पहले की ये फिल्म है, उसका ये चित्र है और उसका ये गाना है। तो गाने का ऑडियो मैं नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन इसके जो बोल हैं वो आप विश्वास नहीं करेंगे सर। जब मैं उस समय, मेरे ख्याल से जब ये फिल्म आई होगी 75 में, तो मैं 11 साल का रहा हूँ, और 11 साल की उम्र में ये बोल मुझे याद हो गए। चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी, अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम न चले, ओ भैया काम न चले, ओ मेघा रे जल जो ना होता तो ये जग जाता। 1975, जस्ट इमेजिन, आज से 47 साल पहले भी हमको पानी की चिंता थी, या पानी हमारे साहित्य में था, पानी हमारी फिल्मों में था, पानी हमारे गीतों में था। और जब हम ये बात करते हैं चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, तो मेरे को उस समय तो ये बोल बड़े अच्छे लगे, सुमधुर हैं, और ये बहुत बहुत ही सुमधुर, बहुत मेलोडियस गाना है, तो इसलिए मेरे को याद हो गया। लेकिन बाद में जब मैं जियोलॉजी पढ़ लिया, हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ लिया, और हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ने के बाद में फिर पानी के ऊपर काम करना शुरू किया, फिर ये गाना जब उसके बाद सुना, तब समझ में आया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब है, देखिए, चांदी सा चमकता, मतलब क्वालिटी की बात हो रही है, वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी, चांदी हमारी प्योरेस्ट प्योरिटी का स्टैंडर्ड है, 99.99% प्योर सिल्वर। तो चांदी सा चमकता, मतलब पानी ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल प्योर, प्योर लाइक सिल्वर, 99.99%। पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। 47 ईयर्स अगो, 1975 में हमको उन्होंने बताया कि भैया देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट वाटर, राइट। अंबर से बरसे जमीन से मिले, क्या बात है, मतलब ये वाटर साइकिल उन्होंने हमको समझा दी एक लाइन में। अंबर से बरसे, आकाश से बरसता है, मेघ मेघ बरसते हैं, क्लाउड्स बरसते हैं, बादल बादल से पानी बरसता है। जमीन से मिले, किसने सोचा होगा 75 में ग्राउंड वाटर के बारे में? उन्होंने सोचा था जिन्होंने ये गीत लिखा। जमीन से मिले, जमीन से भी पानी मिलता है, आसमान से भी गिरता है, जमीन से भी मिलता है। नीर के बिना भैया काम न चले, किसने सोचा होगा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, पानी के बिना काम नहीं चलता। तो जो डिफरेंट यूजेस सेक्टर के बारे में हम जब बात करते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे जब पानी की बात करते हैं, तो वो बात भी उन्होंने एक लाइन में कह दी, नीर के बिना भैया काम न चले, सारे सेक्टर्स में ये पानी उपयोगी है। और लास्ट लाइन, ये तो मेरा दिल जीत लेती है, और ये जो लाइन है, ओ मेघा रे जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। कितनी कितनी सुंदर, कितनी सुंदर ये रचना है, कितना सुंदर ये वाक्यांश है कि जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। ये हिंदी के कोई अध्यापक विद्यार्थी यहाँ पर हो तो वो जानेंगे कि ये श्लेष अलंकार, कनक तनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो वाला श्लेष अलंकार है ये, जिसमें जो पहला वाला जल है वो पानी है, और जो दूसरा वाला जल है वो बर्निंग है। Just imagine, in 1975, 47 years ago, the poet is talking about global warming. The poet is talking about rising temperatures. कि भैया अगर आप पानी नहीं होगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जग जल जाएगा। तो ये जो 4-5 लाइनें हैं, चांदी सा चमकता है नदिया का पानी से लेके वो मेघा रे जल जो ना होता, तो ये मुझे लगता है कि ये किसी खास प्रयोजन से मुझे ये फिल्म दिखाई गई थी जब मैं 11 साल का था, और उसके बाद में फिर ये मेरे यहाँ एनग्रेव हो गई, बिल्कुल अंकित हो गई है ये लाइनें, और वो मेरे को फिर आगे तक प्रोपेल करती हैं और आगे ये लाइनें बढ़ाती हैं अभी भी। और इनसे मैं काफी कुछ बार बार इनका अर्थ जानने की कोशिश करता हूँ, बार बार नए नए अर्थ इसके निकलते हैं। अभी तो हमने कुछ लगा, तो अब जब हम फिल्मों को एंजॉय करने लगे हैं तो लगान की भी बात कर ले। लगान वो फिल्म है जिसके बारे में कितने सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में टॉक शोज हुए हैं, कितने सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने इन पे प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने इन पे अपने वर्कशॉप्स किए हैं, और कितने सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने इसकी केस स्टडीज बनाई है। तो मेरी भी एक केस स्टडी है लगान की, और वो केस स्टडी ये है कि लगान में जो ग्रुप वर्क है,
Lagan is a beautiful combination by Ashutosh Gawarikar, beautiful combination of the passion of cricket, the passion of colonialism that we have, the passion of history that we have, the passion of nostalgia that we have, the passion of cricket that we have, and the evergreen issue of water, पानी, अंग्रेज, हमारा इतिहास और क्रिकेट। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिल सकता। तो पानी को लेके उन्होंने जो फिल्म बनाई लगान, और वो सुपर हिट हुई, पानी और क्रिकेट को मिला जुला। लेकिन मेरे को इसमें जो केस स्टडी दिखती है वो ये है कि अगर आपको पानी पर काम करना है तो जैसा क्रिकेट में भुवन ने जो टीम बनाई थी उसी तरह का टीम वर्क आपको पानी के लिए करना पड़ेगा। उसमें आपको गांव के बच्चे, बूढ़े, अध्यापक, छात्र, आगंतुक, इसमें आगंतुक भी है, सिख भाई जो बाहर से आते हैं, फिर दलित जाति से भी, मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता लेकिन चूंकि लगान में है तो जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उनको भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, ताकतवर को भी साथ में लेना पड़ेगा, आपको वंचितों का भी साथ में लेना पड़ेगा, आपको दिमाग वालों को भी साथ में लेना पड़ेगा। जो भुवन खुद था उसके पास में दिमाग था, इनिशिएटिव था। तो जब पानी पे आप काम करना चाहते हैं तो पानी पे काम करने के लिए आपको इस तरह का एक समूह बनाना पड़ेगा और टीम वर्क ही आपको पानी पर काम करने में सहायता करेगा। तो जब भी पानी पे काम करें, लगान फिल्म को याद करें और एक अच्छी टीम बनाएं। टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है पानी के काम के लिए। ये एक और क्लिप है जो मेरे द्वारा खींचा गया फोटो है। मैं आमतौर पे मैं सूर्यास्त और सूर्योदय की फोटो खींचता हूँ। ये दोपहर का 11 बजे का फोटो है। मैंने जब ड्राइवर को बोला, अपने यहाँ से गुजर रहा था, ड्राइवर को बोला कि रुकना जरा, मुझे फोटो खींचना, तो ड्राइवर ने कहा कि सर न तो अभी सनसेट हो रहा है न सनराइज हो रहा है, आप किसका फोटो खींचने वाले हो। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं यहाँ पे ये जो नदी है ना इसका फोटो खींचने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और ये नदी सूख गई है और ये फरवरी का महीना है, क्रिकेट मैच हो रहा है नदी में। नदी उनका ग्राउंड है, 6 फरवरी का है और बड़वानी के पास का एक गांव है जहां पर ये मैच हो रहा है। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो है ये यहाँ तक इसमें बाढ़ आती है हर साल, क्योंकि मैं कई बार बारिश के दिनों में भी इस ब्रिज को मैं क्रॉस करता हूँ और ये दिख भी रहा है जहां तक ये कटाव हुआ है मिट्टी का, यहाँ तक पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, अक्टूबर नवंबर तक। और ये जो हाइट है ये करीब 10 मीटर है, यानी 30 फीट है। और ये जो हाइट, ये जो विड्थ है नदी की, चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है, यानी 100 फीट। तो 30 फीट ऊंचा और 100 फीट चौड़ा पानी का प्रवाह यहाँ से अक्टूबर में बहता है और फरवरी में हालत ये हो जाती है कि हमारे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं। और ये नर्मदा की सहायक नदी है। सहायक नदी आप जानते हैं, वो नदी जो किसी दूसरी नदी को अपना पानी देती है और उस नदी को गतिमान बनाने में, सदा नीरा बनाए रखने में मदद करती है। तो ये बहुत बहुत दुख हुआ मुझे देख के कि ये नदी फरवरी में इतनी ज्यादा सूख गई है कि कहीं कहीं इसमें, जो हम मालवी भाषा में कहते हैं डाबरे, डाबरे यानी छोटे गड्ढे, स्मॉल पिट्स फिल्ड विथ वाटर, वो हैं, पर ये कंटिन्यूअसली फ्लोइंग वाटर नहीं है इसमें फरवरी में। और जब ये नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि नर्मदा नदी की क्या हालत होने वाली है। अगर एक ट्रिब्यूटरी की ये हालत है तो बाकी ट्रिब्यूटरीज उसको पानी कितना देती होंगी और कैसे नर्मदा में पानी बना रहेगा। एक चीज और जो आप यहाँ पर देखेंगे, वो देखेंगे कि जो 10 मीटर जहाँ लिखा है मैंने, उसके ऊपर जो सतह है वहां पर आपको बड़े लंबे से पेड़ दिख रहे हैं, जो कि शायद यूकेलिप्टस भी हैं। अंजन एक प्रजाति होती है हमारे, अंजन के भी हैं, यूकेलिप्टस के भी हैं। इसका संबंध बिल्कुल इससे नहीं है कि यूकेलिप्टस ज्यादा पानी खींचता है। संबंध सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, तो हमको ये ध्यान नहीं रहता कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो कितना पानी जमीन में से खींचने वाला है। हम पेड़ पानी के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि उससे ज्यादा पानी वो जमीन से खींचने वाला पौधा हो। और वो जो पेड़ है वो कितनी मिट्टी एकत्रित करके रखेगा। पेड़ हम लगाते हैं 20 फीट की दूरी पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 20 फीट है, उस 20 के 20 फीट में क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता। तो पेड़ अपने तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमको ग्राउंड कवर जो है, बीच का जो हिस्सा है, उसको भी हमको समुचित रूप से हरियाली के साथ में उसको कवर करना है। दूसरा जो कटाव है मिट्टी का, वो बहुत ज्यादा है, उसको रोकने के लिए हमको ग्रासिंग करनी है। और समस्या ये है कि पानी हमारे पास 2 लाख साल पहले जितना था उतना ही आज भी। समस्या ये है कि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। सिर्फ 2000 साल पहले, मैं अभी 1000 साल आगे की बात कर रहा था आपसे,
अब मैं 2000 साल पीछे की बात करता हूँ, सिर्फ 2000 साल पहले हमारी जनसंख्या सिर्फ आज की जनसंख्या का 3% थी, पानी उतना ही था। आज हमारी जनसंख्या उसका 33 गुना हो गई है, पानी उतना ही है। वाटर इज लाइक सोल, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा होती है, उसको आप बना नहीं सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। पानी भी वही है, आप बना नहीं सकते पानी। जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको बड़ा आसान लग रहा होगा कि सर गलत बता रहे हैं, H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम लो, ऑक्सीजन का 1 एटम लो, दोनों को मिला दो, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा पानी का। लेकिन उसको बनाने में जो एनर्जी लगती है वो जबरदस्त है। आपको अगर 1 लीटर पानी बनाना है तो आपको 1 परमाणु बम बनाने जितनी एनर्जी चाहिए। तो इसलिए पानी आप बना नहीं सकते। जिसने भी पानी हमको दिया है पृथ्वी पे, वो उसने हम पे बड़ा उपकार किया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो पानी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारा पर कैपिटा पानी कम होता जा रहा है। 1 बिलियन, हम लोगों को अमेरिकन इंग्लिश सीखने को मिली है, तो 1 बिलियन हम बात करते हैं। 1 बिलियन यानी 100 करोड़। 100 करोड़ लोग जो हैं जो बिना सेफ ड्रिंकिंग वाटर के रहते हैं। आज ही मैं अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी शो में था जिसमें ये बात हो रही थी, और ये बड़ी खबर है आज की कि मध्य प्रदेश में एक गांव है नरसिंहपुर जिले में, जिसमें 2 बच्चे दूषित पानी पीने से मर गए हैं। आज ही मरे, और उनकी मृत्यु का कारण दूषित पानी। तो जस्ट इमेजिन, 100 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं जो दूषित पानी पी रहे हैं। 260 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सैनिटेशन नहीं है। और जब हम कोरोना में थे तो कोरोना में मैंने हिसाब लगाया था कि हमको प्रतिदिन 1300 करोड़ लीटर पानी ज्यादा लग रहा था सिर्फ हाथ धोने के लिए, अगर हम 10 सेकंड हाथ धोते थे तो ये बहुत सारे स्ट्रेस इस तरह के आएंगे हमारे सामने, जो कोरोना के रूप में आएंगे या किसी और बीमारी के रूप में, जिसमें हमारी पानी की खपत और बढ़ने वाली है। WHO बताता है कि 34 लाख लोग मर जाते हैं हर साल दूषित पानी पीने से, जिसमें से 18 लाख बच्चे होते हैं 5 साल से कम के। वो 18 लाख अफ्रीका में होते हैं, वो 18 लाख एशिया में होते हैं, वो 18 लाख लैटिन अमेरिका में होते हैं। समृद्ध देशों में नहीं होते, भारत में होते हैं। तो ये जो 18 लाख बच्चे हैं ये मर जाएंगे साल भर में। 18 लाख बच्चों के मरने का मतलब ये है कि अगले 24 घंटों में 4000 बच्चे दूषित पानी पीने से मर जाएंगे पूरी दुनिया में। 4000 बच्चे, यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो सबसे बड़ा एरोप्लेन है जो कैरी करता है 500 लोगों को, वो अगर एक गिर जाए तो कितनी बड़ी हेडलाइन बनती है। मलेशिया का एक विमान गिर गया था, 190 यात्री उसमें थे, आज तक हम ढूंढ रहे हैं उसको। लेकिन अगर 500 यात्रियों को ले जाने वाले 8 एरोप्लेन रोज गिरने लगे, तब जाके 4000 जाने जाएंगी, और वो कितनी बड़ी न्यूज बनेगी। ये 4000 बच्चों की न्यूज नहीं बनती है, क्योंकि ये किसी गुमनाम गांव में मर जाते हैं दूषित पानी पीने से। इनके बारे में जरूर सोचिएगा जब भी हम पानी की और पर्यावरण की बात करते हैं, तो ये 4000 बच्चे अब न मर पाए, 4000 को घटा के हम 3999 भी कर पाए, तो वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। वाटर इन अवर डेली लाइफ, इसको मैं बात कर लेता हूँ आपसे जल्दी जल्दी कि हमको पीने के लिए पानी लगता है, नहाने के लिए, क्लीनिंग के लिए, और कुल मिला के 135 लीटर पानी लगता है जो भारत सरकार हमको देती है। और भारत सरकार की मान्यता है कि 135 लीटर में हमारा काम हो जाना चाहिए। बाकी कहाँ कहाँ पे पानी लगता है, बहुत बढ़िया क्विज है ये, लेकिन हम इसको इंटरेक्टिव नहीं बना रहे हैं अभी। तो 1 किलो गेहूं उगाने में 900 लीटर पानी लगता है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। 1 किलो सब्जियां उगाने में 500 लीटर पानी लगता है, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। किसानों के सम्मेलन में भी जब मैं बात करता हूँ, तो जिस किसान सम्मेलन में 600-800 किसान बैठे हुए हैं, उनमें से भी किसी को ये शायद नहीं पता होता कि 900 लीटर पानी वो 1 किलो गेहूं में डाल रहे हैं। और वो जो डाल रहे हैं 900 किलो गेहूं, सीहोर के किसान डाल रहे हैं, और हमारा अमेरिका का कोई भाई या हमारा इंदौर का कोई भाई या बॉम्बे का कोई भाई उस गेहूं को खा रहा है, तो वो 900 लीटर पानी एक्सपोर्ट कर रहा है वो किसान, अमेरिका को या मुंबई को या इंदौर को, जहां पर भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो 900 किलो पानी भी साथ में एक्सपोर्ट हो जाता है। 1 किलो वेजिटेबल्स 500 लीटर, 1 किलो चावल उगाने में 2000 लीटर पानी लगता है। अब जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो लोग खुश होते हैं कि भाई हमने तो कोई ज्यादा पानी बिगाड़ा नहीं, वेजिटेरियन लोग ज्यादा पानी बिगाड़ते हैं। तो हम देख लें कि 1 किलो चिकन बनाने के लिए 3500 लीटर पानी लगता है। ये उसका चिकन का जो दाना है उसको बनाने से लेके अल्टीमेटली स्लॉटर हाउस के मेंटेनेंस तक का पानी का खर्चा है। तो ये वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं इसको, 3500 लीटर पानी 1 किलो चिकन। ये हम डिफरेंट आयाम समझ रहे हैं, इसको हम आगे बताएंगे क्यों हम समझना चाहते हैं। 1 किलो मीट को प्रोड्यूस करने में 10,000 लीटर पानी लगता है।
और इसका मतलब ये है कि अगर आप एक थाली देखते हैं जो वेजिटेरियन थाली है, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स में कितना पानी लगा है, वर्चुअल वाटर जो लगा है, और नॉन वेजिटेरियन जो थाली है उसमें कितना पानी लगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेजिटेरियन थाली में 350 लीटर पानी लगता है एक बार में। जो हमारी भाभियाँ और आंटियाँ और मम्मियाँ हमारी धर्म पत्नी बनाती हैं खाना, उनको भी पता नहीं होता कि एक समय के खाने में, एक व्यक्ति के खाने में 350 लीटर पानी वर्चुअली डाला जा चुका है। 4 लोगों की फैमिली है तो 1400 लीटर पानी हम एक बार में खर्च कर चुके हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए एक समय का एक थाली खाना 1350 लीटर का पड़ता है, और 4 लोग खा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लें। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो 700 लीटर पानी रोज खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो 2700 लीटर, और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इस तरह से 2000 लीटर पानी इंडिविजुअली रोज बचा पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाएं या ना खाएं, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन जब भी पानी पे चर्चा करें तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि अगर जरूरी ना हो, अगर आप ग्रीनलैंड में रह रहे हैं, आइसलैंड में रह रहे हैं, तो वहाँ सब्जियां उगाना बेवकूफी होगी, लेकिन जरूरी ना हो तो नॉन वेज खाया जाए या ना खाया जाए, इस पे आप चर्चा जरूर करें। सॉफ्ट ड्रिंक बहुत कम बच्चे आजकल पीते हैं, बड़े लोग भी नहीं पीते हैं, कुछ फैशन फिर से आई है अभी, लेकिन 1 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में सिर्फ 4 लीटर पानी लगता है, बहुत ज्यादा पानी इसमें खर्च नहीं होता। लेकिन ये जो कंपनियां हैं वो कितना पानी खर्च करती हैं वो अंदाजा आपको नहीं है। 15,000 लीटर, मैं तो जिसको जोड़ भी नहीं सकता कितना 1000 लीटर है ये, इतना पानी वो जनरेट खर्च करते हैं। और 3000 रुपये महीना वाटर सेस है, अब थोड़ा बढ़ गया, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिवाइज किया तो 3000 के 30,000 हो गया, लेकिन फिर भी अभी 30,000 है। और रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं वो 7.5 करोड़ एक महीने का जनरेट करते हैं। और इस कंपनी के, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो सकती है, 25 प्लांट इस तरह की 3-4 कंपनियां हमारे यहाँ। तो जो पानी टोटल एक कंपनी यूज करती है वो है 450 करोड़ लीटर पानी प्रति वर्ष। रेवेन्यू का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 450 करोड़ लीटर पानी, विच इज सफिशिएंट टू provide drinking water to 15,000 schools. I'm not saying that you should not drink soft drinks. I'm not saying you should stop producing soft drinks. But whenever you are in a position to decide whether you are a government officer or an NGO activist or a student or a principal, whenever you are in that category, whenever you are in that deciding position, you should try and balance कि भाई हमको क्या ज्यादा जरूरी है, वो 15,000 स्कूल या 450 करोड़ लीटर पानी से बनी हुई सॉफ्ट ड्रिंक। ये हमारी प्राथमिकताओं में आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, जब हम पानी का भीषण संकट सामना करेंगे। ये कुछ आयाम हैं जो पानी के हम देखना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज को बहुत कोसा जाता है, जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पानी खर्च कर रही है, इंडस्ट्री पे हमारी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा है भारत, बहुत ज्यादा। लेकिन एक राज की बात आपको बता दूं, सीक्रेट बता दूं, कि इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग होने के बाद भी टोटल ग्राउंड वाटर यूज जो है इंडस्ट्री में वो 90%, सॉरी सिर्फ 3%, 90% पानी भारत में ग्राउंड वाटर, भूजल, 90% भूजल कृषि में उपयोग होता है। तो ये हमारे दिमाग में रखिए। किसान भाइयों को भी हमको ये समझाना पड़ेगा कि भाई जिस गांव में आप रहते हो उस गांव में पेयजल का संकट है, उसी गांव में आपका खेत। आप कहीं दूसरे गांव में जाके खेती करने वाले किसान बहुत कम है। आप जिस गांव में रहते हो वहीं पर पेयजल का संकट, वो इसलिए है क्योंकि आप खेती में बहुत ज्यादा पानी लगा रहे हो। धार जिला है मेरे इंदौर के पास में, वहां पर एक गाँव है जहाँ पर फरवरी तक, और जो लोग जियोलॉजी पढ़े हैं या थोड़ा बहुत भी पानी के बारे में जानते हैं उनको आश्चर्य होगा बात जान के कि धार जैसे हार्ड रॉक एरिया में फरवरी तक एक जगह, एक गांव ऐसा देखा मैंने, वो 5-6 गांव का क्लस्टर है, 30 हॉर्स पावर की मोटरें चलती है, 30 हॉर्स पावर फरवरी तक। और मार्च में वो पानी इंपोर्ट करते हैं दूसरे गांव से। तो उनको मैंने यही समझाया कि भाई एक वाटर बजट बनाओ अपना, ताकि वो फरवरी तक जो पानी यूज करते हो कम करो, वो बना रहेगा आपके पास जून तक। थोड़ा सा पानी खर्च करना कम कर दो। ये 90% पानी जो आप खर्च कर रहे हो, इसको अगर आप घटा के 80% पे ले आओगे तो 10% पानी आपको और मिलेगा। और वो 10% यानी 7 को बढ़ा के आप 17% कर लोगे, आपको 2.5 गुना पानी ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको समझना चाहिए। ये जो ग्राफिक्स आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं वो यूरोप और अमेरिका का कंपैरिजन है। और एशिया में पानी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में खर्च होता है। यूरोप और अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है तो उनके इंडस्ट्री पे ज्यादा खर्च होता है। ओके, लेट्स गेट द रियल पिक्चर। ये सब जो समृद्ध देश है, 2025 का मैप है जो मैं 2005 से अपने प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, ये मान के कि भाई 20 साल बहुत दूर है, अभी बिल्कुल डोर स्टेप पे अपन, 3 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है। जो नीला एरिया है वहां सब पे बहुत पानी रहेगा निश्चित रूप से। लक्ष्मी जी मेहरबान है उनके ऊपर, तो वेल्थ वाटर लाइज इन द वेस्ट।
तो समृद्धि और पानी दोनों एक साथ उन समृद्ध देशों में रहने वाला है। और जो नीचे आपको लाल और भूरे इलाके दिख रहे हैं, ये बड़े कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं। लाल इलाका वो है जहाँ पे कि फिजिकल स्कैर्सिटी होने वाले पानी की, यानी पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। ब्राउन इलाका वो है जहाँ पे इकोनॉमिक स्कैर्सिटी होने वाली है पानी की। यहाँ पर पानी, इकोनॉमिक स्कैर्सिटी का मतलब ये होता है कि खेती के लिए है लेकिन इंडस्ट्री के लिए नहीं है, इंडस्ट्री के लिए नहीं है, पीने के लिए है लेकिन खेती के लिए नहीं है। तो इकोनॉमिक स्कैर्सिटी आपके सामने आ खड़ी होगी। भारत में इकोनॉमिक स्कैर्सिटी आ चुकी है। तो भारत ऑलरेडी ब्राउन हो चुका है, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें पानी रोक के, इंडस्ट्री का पानी रोक के आपको एग्रीकल्चर में देना पड़ता है, या इंडस्ट्री का पानी रोक के आपको पीने का पानी देना पड़ता है। कई जगहों पर भारत में ये होता है। ये कंपैरिजन है, हमारा जो देश है वो बहुत पानीदार देश है। 1820 मीटर क्यूब, 18 लाख लीटर पानी हमको मिलता था, 2011 का ये आंकड़ा है। अब हम 1800 से घट के 1500 पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत पानी है। इंग्लैंड और इजराइल से ज्यादा है। इंग्लैंड वालों को, हमारे जो गौरांग प्रभु है, उन लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि हम, उनके पास कम पानी है जबकि उनके हर दूसरे दिन बारिश होती है। हमारे पास ज्यादा पानी है, हम उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी अभी मैंने आपको बताया था, ये भारत में नीचे आता जा रहा है। 2001 में हम 1800 के आसपास थे, 2011 में 1400-1500 के आसपास थे, 2025 में हम 1200 के आसपास आ जाएंगे, यानी 12 लाख लीटर पे, और 2050 में हम वाटर स्कैर्स कंट्री हो जाएंगे। ये किस लिए हो रहा है? पानी कम नहीं हो रहा है, पानी उतना ही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारी कम हो रही है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं और इन देशों को देखें तो इसराइल में बहुत पहले से 461 क्यूबिक मीटर, 4 लाख लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलता है इसराइल में, और वाटर मैनेजमेंट के लिए, फलों के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हम कैसे वातावरण को अपने अनुकूल न करें, हम वातावरण के अनुकूल बन जाएं। वातानुकूलित होने के लिए पानी के अनुकूल हमको बनना पड़ेगा जितना पानी हमारे पास है। 0 डे हमारा फैशन है बात करने का, क्योंकि एक बार ये हुआ कि भारत की क्रिकेट टीम गई केप टाउन और वहां उनके होटल में पानी खत्म हो गया, तो हमको सबको बड़ी चिंता होगी। मैंने उसी दिन, दूसरे दिन किसी स्कूल में, कॉलेज में बात कर रहा था, कॉलेज वाले बच्चों से पूछा कि केप टाउन में 0 डे है, तुमको पता है कि बड़वानी में भी पानी खत्म हो गया, तुमको पता है कि खरगोन में भी पानी खत्म हो गया? उन लोगों को नहीं पता था। लेकिन पानी के बारे में बात करना फैशन है, इसलिए हमको पता है कि केप टाउन में पानी खत्म हो गया, बीजिंग में पानी खत्म होने वाला है, बेंगलुरु में पानी खत्म होने वाला है। एक कॉलेज में बात कर रहा था तो वो एक छात्र ने हाथ खड़े करके कहा कि सर कोई बात नहीं सर, हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया। तो मैंने कहा क्यों भाई? बोले सर कराची में भी खत्म हो जाएगा। तो खैर मजाक की बात है, लेकिन ये हमको देखना पड़ेगा कि ये स्थिति ना आए। हैदराबाद ऑलरेडी पानी खत्म होने की स्थिति में है, चेन्नई पानी खत्म हुआ ना, भूजल खत्म होने वाला, बाकी दूसरे स्रोत हमारे जिंदा है और उन्हीं पे हमको जिंदा रहना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर वुड बी ओवर वाटर, वो पहली स्लाइड में था मेरा। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये जब पूछता हूँ मैं लोगों से तो सब लोग बोलते हैं हाँ नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर पानी पे होने वाला है। मैं नहीं मानता, बल्कि मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर पानी पर चल रहा है। अभी जो चल रहा है ये वर्ल्ड वॉर ही है पानी को लेके, क्योंकि देखिए श्रीलंका में अगर सहायता करने कोई गए हैं लोग और उनको पानी वाले लोगों को अगर किसी ने मार डाला तो वर्ल्ड वॉर ही है। टर्की, सीरिया, इराक, ये 3 कंट्रीज हैं जो आपस में लड़ रहे हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर्स के लिए, और ये सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि पानी पे इनको कंट्रोल करना है। आइसिस एक संगठन था जो बहुत मशहूर हो गया था बीच में, उसने जब कब्जा किया सीरिया में तो सबसे पहले पेट्रोलियम पे कब्जा नहीं किया, उन्होंने पानी पे कब्जा किया था, टिग्रिस रिवर पे। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि ये सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी के ऊपर लड़ाई हो रही है। पूरी दुनिया में 180 इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी पर लड़ाई है। तो विश्व युद्ध तो चल रहा है, इट्स ऑन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज हैपनिंग राइट नाउ। ओके, तो ये सारे इलाके हैं जो टर्की, सीरिया, इराक आपस में लड़ते रहते हैं पानी को लेकर। उसी तरह से बहुत सारे देश और भी हैं, जैसे पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन इजराइल और जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में पढ़िएगा कभी, ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है और ये बताया जाता है ऑस्टेंसिबली कि ये रिलीजन को लेकर है, ये रिलीजन को लेकर नहीं है। इजराइल की आवश्यकता का 80% पानी जो है वो फिलिस्तीन एरिया से आता है, गोलान हाइट से, वहाँ एक्विफर्स बहुत अच्छे हैं और इसीलिए उन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ओके, तो 2025 तक खत्म हो जाएगा कई देशों में पीने का पानी, ये मेरा ही स्टेटमेंट है, शायद कहीं छपा होगा तो ये किसी ने डाल दिया प्रेजेंटेशन। वाकई में खत्म हो जाने वाला है और हमको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है कि कैसे हम अल्टरनेटिव सोर्सेस डेवलप करें। ये आईसिस का फोटो है जो उन्होंने वाटर इंस्टॉलेशन को पे जब कब्जा किया था, और सबसे ज्यादा खुशी उनको तब हुई थी जब पानी उनको मिला था और पानी के संयंत्रों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की कमी हमारे यहाँ है। समुद्र में बहुत पानी है लेकिन वो खारा है। तो मीठा पानी है वो केवल 2.5% है। उस 2.5% का भी सिर्फ 1%, 2.5% का 1% जो नदियों में है, बाकी ग्लेशियर्स में है और ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पे तो जो 30% जो ब्लू क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर आपको पॉइंट ऑफ व्यूज पे मिलता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपका घर है, फैक्ट्री है, खेत है, वहाँ आपको ग्राउंड वाटर मिल जाएगा। लेकिन जो 69% जो मीठा पानी जो ग्लेशियर्स में है, वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर ग्लेशियर्स में बंद है, वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ज्यादातर पानी आपको मिलेगा ग्राउंड वाटर से। और नदी नालों में जो पानी मिलता है वो आपको ये जो पतली सी रेखा है काली वाली, जिसके लिए हम सब लड़ते रहते हैं, चाहे वो यूफ्रेटस और टिग्रिस की लड़ाई हो या कृष्णा और गोदावरी की लड़ाई हो, या सतलज की या ब्यास की लड़ाई हो, हम इसी पानी पे लड़ते रहते हैं जो 0.9% ऑफ 2.5% है, यानी नेग्लिजिबल है। ग्राउंड वाटर को लेके भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो ग्राउंड वाटर को हमको बहुत ज्यादा समझना होगा। वाटर साइकिल है जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, बहुत सिंपल है। पानी भाप बन के उड़ता है और समुद्र से बारिश होती है पृथ्वी पे और पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्राउंड वाटर मिलता है। लेकिन ये जो वाटर साइकिल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज हीट और ट्रांसफर रेट, और वो है टेम्परेचर। तो ये वाटर साइकिल हमको हमेशा से इसी मदद करने वाला है। क्या एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वो जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर है, टेम्परेचर है जो चेंज हो रहा है, जो ड्यूरेशन चेंज हो रही है। अभी मैं देख रहा था एक प्रोजेक्ट में, मैं कानपुर गया हुआ था अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते, और वहां पर आपको विश्वास नहीं होगा जान के, कानपुर बहुत पानी वाला शहर है, बहुत पानी है वहां पे, लोग पानी में कभी दिक्कत नहीं होती है वहां पर 355 मिलीमीटर बारिश होती है केवल। हमसे 1/3 या 1/4 भी देवास में बारिश बढ़ रही है। देवास में बारिश 1200-1300 मिलीमीटर होने लगी है, लेकिन कानपुर में बारिश सिर्फ 300-400 मिलीमीटर होती है, और उन लोगों को पता भी नहीं, वो इनडिस्क्रिमिनेट ग्राउंड वाटर निकाले जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने संकट आने वाले हैं काफी सारे, कि ये हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण ये वाटर साइकिल जो हम देख रहे हैं, बड़ा आसान सा लगता है हमको, ये वाटर साइकिल चेंज होने वाला है और हमको उतना ज्यादा पानी नहीं मिलने वाला। मैं फिल्मों के प्रति बड़ा फैसिनेटेड हूँ, जो अगर कोई बच्चे या जो लोग फिल्मों के शौकीन है, उनको आइस एज जरूर देखना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का एक अच्छा उदाहरण है। आइस एज की सीरीज है पूरी 1, 2, 3, और उसमें एक मेन कैरेक्टर है, वो पूछता है कि क्या एविडेंस है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज का पार्ट है खुद ही, तो उसको पता नहीं है। एविडेंस है, जो तूफान आया था निसर्ग, वो हमारे देश में घुस गया था, जो कि जनरली होता नहीं। इसलिए हुआ था क्योंकि बड़वानी उस साल में पूरे विश्व का एक दिन किसी एक दिन ऐसा हुआ था जब बड़वानी, हमारे मध्य प्रदेश का बड़वानी, पूरे विश्व का सबसे गर्म स्थान, हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो उसकी वजह से जो इनलैंड, हमारा भारत का जो इनलैंड एरिया है, महाद्वीपीय एरिया है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और तूफान जो गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जाया करता था, जो ज्यादा गर्म होता था, उससे ज्यादा गर्म स्थान उसको मिला भारत। वो तूफान भारत के अंदर चल रहा है। तो ये पहली बार हुआ कि अरब सागर में उठने वाला कि तूफान पश्चिम की तरफ गया। नॉर्मली तूफान हमेशा पूर्व की तरफ जाते हैं, और वो पश्चिम की तरफ गया। तो ये एक एविडेंस है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। भारत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि हम वर्षा पे निर्भर हैं। आपको मालूम है वर्षा जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो वर्ष है, साल, आज भी आप गांव में किसी से जाएंगे ना, तो गांव में पूछेंगे साल कैसा निकला, बोले बारिश अच्छी नहीं हुई, या बारिश बहुत अच्छी हुई तो साल अच्छा निकलेगा, अच्छी नहीं हुई तो साल अच्छा नहीं निकलेगा। तो वर्षा से वर्ष बना है, और वर्षा पे हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं भारत में, और इसीलिए अगर वर्षा कम हुई तो बहुत ज्यादा हमें ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज्यादा खेती में प्रॉब्लम होने वाली है। भारत में पानी, ग्राउंड वाटर का उपयोग इतना ज्यादा है कि इसके आंकड़े देख के आप हैरान रह जाएंगे। यूएस और चाइना मिला के जितना पानी खर्च करते हैं ग्राउंड वाटर, उतना हम अकेले कर लेते हैं। तो हम दुगना पानी खर्च करते हैं यूएस से भी और चाइना से भी, और हम वर्ल्ड लीडर हैं इसमें ग्राउंड वाटर खर्च करने में, जबकि हमारे पास सिर्फ 4% पानी है पूरे विश्व का, लेकिन हम 25% पानी खर्च करते हैं पूरे अर्थ पे जो अवेलेबल है। 54% भारत जो है वो बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहा है। एक संयोग और भी है जो 73% वाला है, ऐसे 54% वेल्स जो है, ऐसे हमारे पास आंकड़े बहुत सारे होते हैं जिसको हम घुमाते रहते हैं। तो 54% वेल्स जो भारत में है वो सूखने की कगार पे है। ये भी बहुत खतरनाक आंकड़ा है। क्या करना है आपको, हम लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं, क्या करना है आपको एज ए सिटीजन, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। ये स्लाइड मैंने ब्लैंक इसीलिए रखता हूँ कि हम सोचें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर
मैं आपको आंसर्स भी दे देता हूँ। लर्न मोर अबाउट वाटर, थोड़ा पानी के बारे में सीखिए। एजुकेट अदर्स अबाउट वाटर मैनेजमेंट, दूसरों को पानी के बारे में सिखाइए। गो टू अ विलेज, गांव जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग इंदौर में बैठे हैं, उदयपुर में बैठे हैं, भुवनेश्वर में बैठे हैं, दिल्ली में, भोपाल में, अहमदाबाद में बैठे हैं, हमको नहीं पता होता कि गाँव में क्या स्थिति है। आपको विश्वास नहीं होगा, नरसिंहपुर की जिस बच्ची की डेथ हुई है, 2 बच्चियों की, वो अभी भी मेरे आंखों में, दिमाग में घूम रही है। उनकी मृत्यु आपको पता है किससे हुई है सर? उनकी मृत्यु उस बीमारी से हुई है जो उन्होंने गोबर से दूषित पानी पी लिया। गोबर चला गया उनके पानी में, क्योंकि वो उनके पानी की पाइपलाइन गोबर के घूरे के पास जा रही थी, और वो गोबर चला गया पानी में, और बैक्टीरिया बैक्टीरिया उनके ब्लड वेसल्स में एंटर हो गया। कैन यू इमेजिन दिस? ब्लड वेसल्स में अगर बैक्टीरिया चला जाए तो क्या हालत होगी। 50% फैटेलिटी है, अभी 30 लोग हॉस्पिटल में हैं उस गांव में। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि गांव में क्या स्थितियां हैं, बहुत खराब है। एक वाटर क्लब आपके कॉलेज में, संस्थान में बनाइए, उसमें बात करिए पानी के ऊपर, हमेशा पानी के ऊपर चर्चा कुछ ना कुछ साप्ताहिक रूप से, जैसे हम कर रहे हैं अभी, कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम योर होम, टेल योर फैमिली एंड नेबर्स टू इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और एक छोटी सी कहानी के साथ एंड अपना करना चाहता हूँ। ये बच्चू सिंह जी हैं, मेरे मित्र हैं। अब तो अलीराजपुर जिला हो गया है मध्य प्रदेश में, तो अलीराजपुर जिले के, उस टाइम में अलीराजपुर ब्लॉक था, अलीराजपुर जिले का एक गांव है, वहाँ के निवासी है। और मैं इनकी कहानी इसलिए हमेशा सुनाता हूँ कि ये मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। ये मेडिसिनल प्लांट्स उगाते थे, पहले उगाते हैं अभी भी, और वो मेडिसिनल प्लांट्स का ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोजेक्ट में कर रहा था, परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण। हिंदी भी ठीक ठाक है मेरी, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो इनके पास, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मैं इनके पास गया था। इनकी कौन सी जड़ी बूटियां ये उगाते हैं उनके बारे में डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। तो इन्होंने मेरे को बहुत सारी जड़ी बूटियां बताई। इनके पास में 10 बीघे का खेत, सॉरी 4 बीघे का खेत है, और उस 4 बीघे खेत में ये 2.5 एकड़ में 4 एकड़, सॉरी 4 बीघे में से 2.5 बीघा में अपना गेहूं उगाते हैं, बाकी 1.5 बीघा में ये अपनी मेडिसिनल प्लांट्स उगाते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले साहब उतने में मेरा काम हो जाता है 2.5 बीघा में, तो मैं 2.5 बीघा, बाकी 1.5 बीघा में मैं जो मुफ्त जो दवाइयां देता हूँ वो उगाता हूँ। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इनसे। फिर मैंने देखा कि इनके खेत में कहीं कुआं नहीं है, तो मैं इनको ज्ञान देने लगा। ज्ञान का अहंकार हम लोगों में सब में बहुत होता है, खासतौर पर वैज्ञानिक लोग हैं, हम लोगों में तो ज्ञान का भयंकर अहंकार होता है। हमको पता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान। तो मैं इनको बताने लगा कि साहब आपके खेत में कोई कुआं नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे ट्यूबवेल खुदवा लीजिए, यहाँ पे कुआं खुदवा लीजिए, और इसमें आपको पानी मिल जाएगा। वो बड़ी शांति से 10 मिनट मेरा लेक्चर सुनते रहे, जैसे आप लोग शांति से सुन रहे हैं अभी तक। तो वो बड़ी शांति से सुनते रहे, और 10 मिनट के बाद में फिर बोले सर मैं आपको एक जगह ले चलूं। अपने खेत से 3-4 खेत पार करके डाउन स्ट्रीम में, थोड़ा सा ढलान की तरफ मेरे को लेके गए, 3-4 खेत पार करके। हाँ, मैं ऐसा दिखता था करीब 10-12 साल पहले। और ये जड़ी बूटियां हैं जो बच्चू सिंह उगाते हैं। ओके, तो वो एक कुएं के पास ले गए मेरे को, 3-4 खेत पार करके सरकारी नाले में उन्होंने एक छोटा सा एक्सकेवेशन किया हुआ है 5 फीट का, और वो कुआं है सिर्फ 1.5 मीटर, यानी 5 फीट गहरा वो कुआं। मैं तो हक्का बक्का रह गया कि मेरा इतना ज्ञान है, मैं इतना ज्ञानी ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट हूँ, मुझे दुनिया भर की चीजें पता है, और मेरे को ये नहीं पता था कि ये 5 फीट पे पानी ढूंढ निकालेंगे भाई साहब। तो मैं हक्का बक्का रह गया। पर फिर भी वैज्ञानिकों में एक खास चीज और होती कि हम अहंकार के मारे हम हार नहीं मानते बहुत जल्दी। तो मुझे ये हार लगी कि मेरे को हरा दिया इस आदमी ने, पानी ढूंढ लिया मेरी मदद के बिना, तो ये हरा कैसे सकता है मेरे। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चू सिंह जी, ये इसमें आपको पानी कितना है इसमें? बोले कितना मतलब, कितने हॉर्स पावर की मोटर? बोले साहब 2 हॉर्स पावर की मोटर। मैंने कहा 2 हॉर्स पावर की मोटर से पानी कितना नीचे जाता है? बोले नीचे नहीं जाता साहब, 2 हॉर्स पावर की मोटर से पानी खींचता हूँ तो पानी यहीं पे बना रहता है। तो मैं प्रफुल्लित हो गया, मैंने कहा ये मिल गया पॉइंट मेरे को। मैंने कहा आप इसमें ज्यादा की मोटर लगा सकते हैं, क्योंकि इसका ड्रॉडाउन है टेक्निकल टर्म, इसका ड्रॉडाउन कम है, तो आप इसे 5 हॉर्स पावर की मोटर लगाए। बोले साहब 5 हॉर्स पावर की मोटर लगा के मैं क्या करूंगा? मैंने कहा आप पानी ज्यादा ले सकते हो। तो बोले साहब हमारे गांव में कहावत है कि हम जंगल है ना, एनवायरमेंट, हम जंगल से उतना ही लेते हैं जितने की हमको जरूरत होती है। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने इस साधारण आदमी में, इस साधारण से गांव में ये समझ होना ये बहुत बड़ी बात है कि हम जंगल से यानी एनवायरमेंट से यानी पृथ्वी से उतना ही ले जितने की हमको जरूरत है। मैं फिर भी हार मानने वाला नहीं, मैं साइंटिस्ट से मार्केटिंग वाला बन गया, मैं बाजारवाद को प्रमोट करने लगा। मैंने कहा ऐसा कीजिए बच्चू सिंह जी, आप कुछ ऐसी फसलें उगाते हैं जिसमें पानी ज्यादा लगता है, आप बता रहे थे मेरे को। बोले हाँ। तो मैंने कहा उन फसलों को उगाने के लिए ये पानी ज्यादा ले जाइए। मतलब जब हम किसी चीज को समझा नहीं पाते तो हम लालच देते, साम दाम दंड भेद, तो हम दाम तक आ गए थे।
तो दाम पे आ गए कि भाई आपको ज्यादा पानी वाली फसलें उगाओ। तो बोला कि साहब ऐसा करता हूँ, मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। तो इस नाले में, जो ये नाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी डाउन स्ट्रीम में वो मेरे को लेके गए। और जो लोग गांव से परिचित हैं उनको पता है कि नाले के नीचे एक अंडर करंट पानी का बहता है। ऊपर आपको सतह सूखी दिखेगी, लेकिन नीचे नीचे पानी बहता रहता है, जो किसी के कोई खास काम का नहीं होता, और रेतीली सतह के नीचे। और उन्होंने मेरे को बताया कि साहब इस रेतीली सतह के ऊपर मैंने वो वनस्पतियां अपनी लगा रखी हैं जिनको ज्यादा पानी लगता है। अब मैं हक्का बक्का, मैंने कहा साहब इतना तो मेरे को पूरी तरह से यहाँ पर बीट कर दिया। बट दैट वाज ए फैंटास्टिक लर्निंग फॉर मी, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। और बच्चू सिंह जी से जब मैंने पूछा कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि भाई आप यहाँ का पानी उपयोग कर लो, क्योंकि वो उन्होंने ये किया कि उस पानी को उपयोग किया जो किसी के काम का नहीं था। उन्होंने वाटर फुटप्रिंट बचा लिए अपने, उन्होंने इलेक्ट्रिकल फुटप्रिंट बचा लिए, जो हम वैज्ञानिक लोग बात करते हैं कि यहाँ से वहां तक ले जाते हैं, एनर्जी लगती है, बिजली लगती है, फ्यूल लगता, कार्बन फुटप्रिंट बचा लिए, और उस पानी को वहीं उपयोग किया जहां पर वो पानी बह रहा था और किसी के काम का नहीं था। तो उन्होंने, बच्चू सिंह जी ने कहा कि साहब हमारे गांव में एक कहावत और है, और वो कहावत ये है कि हम पानी के पास जावा, पानी को अपने पास नहीं लावा। मतलब हम we go to the water rather than making it come to us. So we need more people like him. We need more people like Bachchu Singh. We need more people like you, because everybody of you has a Bachchu Singh here in his heart, his or her heart. आपके पास है बच्चू सिंह एक दिल में, दिमाग में, कहीं ना कहीं। तो आप ये ध्यान रखिए कि बच्चू सिंह जी आपके साथ हैं कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, और वैसे ही थॉट्स आपके साथ होते हैं। वी नीड मोर पीपल लाइक हिम, उनके जैसे हमको और लोग चाहिए। और एक 4R प्रिंसिपल होता है, उस पर हम बात करेंगे। बी वेजिटेरियन, डू नॉट वेस्ट वाटर, चेंज योर लाइफस्टाइल, यूज द 5R प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस 5R? 4R तो हमने सुना था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिचार्ज। 5th R I have added, and the 5th R is respect. Respect for water, respect for water resources, respect for people who work on water, respect for people who manage water. आपके घर में भी जो लोग पानी को मैनेज करते हैं, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो या आपकी बेटियां हो या बेटे हो, जो भी पानी को मैनेज करते हैं, उनको आप जरूर रेस्पेक्ट करिए। समाज के उन लोगों को रेस्पेक्ट करिए जो पानी को मैनेज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।